तो संसद शर्मसार हुई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन है जिम्मेदार। सियासत अपनी जगह पर है, आरोप प्रत्यारोप भी अपनी जगह पर है, नाराजगी और विरोध भी अपनी जगह पर है, लेकिन संसद की एक गरिमा होती है। लेकिन इन सब का ध्यान नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभद्रता पर अभी भी सियासत जारी है। तो राज्यसभा में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका कौन है जिम्मेदार? आखिर क्यों हो रही है संसद बार बार शर्मसार? सरकार विपक्ष को घेर रही है तो विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। लगभग पूरा विपक्ष हम यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया। संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। बहुत ही हमारे सब लोगों के लिए शर्मनाक रहा है। कल हमारे नेता शरद पवार जी ने राज्यसभा में बैठे हुए जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके बारे में टिप्पणी की है, और जो आप सभी लोगों ने आज अखबारों में भी कैरी किया है कि उन्होंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं को कभी देखा नहीं है। न संसद की गरिमा का ख्याल, न महिलाओं का सम्मान। संसद को तमाशा बना देने वाले कौन हैं? जिन सांसदों को जनता ने चुनकर संसद भेजा था, उन्हें बाहर निकालने के लिए मार्शलों को उतारना पड़ा। देखिए, पूरे सदन के अंदर जितने सांसद हैं उसके 3 गुना तो मार्शल उपस्थित थे। खड़े होने की भी हमको जगह नहीं थी, वेल में जाने के लिए जगह नहीं थी, और उसी बीच ऐसा आपाधापी हुआ कि पुरुष मार्शल लोग धक्का मुक्की करने लग गए, जिसमें हमारी महिला सांसद गिर गई। देखिए, इतना फोर्स तो मैंने कभी मार्शल का देखा नहीं है, और वो पहले से मौजूद थे, तो इसका मतलब ये है कि आप बोलने ही नहीं दोगे, और पहले से फोर्स इन द अपर हाउस, राज्यसभा में फोर्स लाने की कहाँ जरूरत है? तो डिबेट और डिस्कशन का विषय है। तो इतना सारा फोर्स मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा। पुरुष सांसद लोग धक्का धूमी किए, जिसके साथ हम गिर गए, और यहाँ पे चोट आई है, यहाँ पे चोट आई है, दोनों बाजुओं में चोट आई है, कमर पे चोट आई हुई है, पसली पे चोट आई हुई है। कोई महिला में दम नहीं है जो फूलो देवी नेता और छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों को धक्का दे, गिरा दे। ये पुरुष सांसद लोग किए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जो मुद्दे संसद के अंदर गूंजने चाहिए थे, वो संसद के बाहर सिर्फ सियासत तक सीमित हो गए। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। में आपको नजर आएगा राहुल गांधी और उनके साथ तिरुचि शिवा, इधर बाकी सहयोगी दल के नेता है विपक्ष के, संजय राउत, अधीर रंजन चौधरी, एम.के. प्रेमचंद्रन, विनय विश्वाम, खड़गे, सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी भी है। हालांकि बसपा और आम आदमी पार्टी नदारद है। The parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. राज्यसभा के शर्मनाक बवाल का जिक्र करते वक्त राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की आंखें नम हो गई। वेंकैया ने तब विपक्ष की जमकर खबर ली थी।
लेकिन आज विपक्ष फिर से उपराष्ट्रपति के दर पहुंच गया, जहां हंगामे का दोष सरकार पर मढ़ा गया। उधर रूल बुक फेंकने की घटना को लेकर बीजेपी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचा और वीडियो फुटेज दिखाकर दोषी सांसदों पर एक्शन लेने की मांग की। आखिर आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में संसद की भेंट कब तक चढ़ेगी? आखिर जनता के पैसों को कब तक बर्बाद किया जाएगा? आखिर संसद की गरिमा कब तक इस तरह तार-तार होगी? मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन अपने पीछे ये तस्वीर छोड़ गया है, जो संसद के इतिहास में किसी काले धब्बे से कम नहीं है। उच्च सदन की निम्न हरकतें। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक न्योता क्या आने वाले दिनों में राजनीति की दस्तक देने वाला बड़ा मुद्दा बनेगा? कहानी ये है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर मानवाधिकार आयोग ने ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रखा है। दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी को इटली की राजधानी रोम में दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए आयोजित कार्यक्रम का आमंत्रण भेजा गया है। पिछले दिनों दिल्ली में बारिश के बीच पीएम मोदी खुद छाता लगाकर संसद पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए थे। इसे उनके समर्थकों ने सादगी बताते हुए जमकर तारीफ की थी। खुद को प्रधानमंत्री के मुकाबले खड़ा करने में जुटी ममता ने इसका जवाब बाढ़ का जायजा लेने के लिए खुद पानी में उतर कर दिया। 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने के लिए जोर लगा रही ममता बनर्जी की दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए उनकी पार्टी इटली में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस से आए बुलावे को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। ममता बनर्जी को 6 और 7 अक्टूबर को रोम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया है, जहां वो पोप फ्रांसिस, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जैसी दुनिया भर की शख्सियतों के बीच उपस्थित होंगी। निमंत्रण पत्र में ममता बनर्जी को महत्वपूर्ण चुनावी जीत और 10 साल से अधिक समय से सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण कार्य और शांति के प्रयासों के लिए बधाई दी गई है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम हो, जहां पर सबसे ज्यादा सियासी हत्याएं होती हों, उस राज्य की मुख्यमंत्री को शांति सम्मेलन में बुलावा दिया जाना बीजेपी को नहीं पच रहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हुई थी, वो देश अभी तक नहीं भूला है। इसीलिए जब ममता को रोम से विश्व शांति सम्मेलन कार्यक्रम का निमंत्रण मिला, तो कोलकाता से दिल्ली तक राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। टीएमसी ने इसे फौरन देश के मान को बढ़ाने वाला बताया, तो बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सारा दुनिया में ये साबित हो गया कि भारत में दंगाबाजी, लूटबाजी, जबरदखल, गुंडाई का मैसेंजर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और सारा भारत में जो शांति का बानी प्रचार करते हैं, शांति चाहते हैं और देश को शांति रखने के लिए जिसका जरूरत है 100 साल जीने का, उसका नाम है ममता बनर्जी। किसने बुलाया, कहाँ बुलाया, इटली किसकी जगह है, तो ये सारी मिली भगत जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। और शांति का प्रतीक किसको बताया गया? जो पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अशांति फैला रही है, उसको शांति का प्रतीक कहते हैं। जो 10 वर्षों में यहाँ पर इतने खून हुए, इतनी हत्याएं हुई, क्या विदेश में बैठे पोप नहीं जानते? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। हाल ही में मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट भी राज्य की इस पुरानी बीमारी की तरफ इशारा करती है। मानवाधिकार आयोग की कमेटी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की स्थिति को कानून के शासन की जगह शासक के कानून का प्रदर्शन करार दिया था। सीबीआई से जांच की मांग करवाने की सिफारिश करते हुए कमेटी ने कहा कि इस मामले में मुकदमा राज्य के बाहर चलाया जाए। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों की तरफ से हिंसा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए की गई थी, जिसमें लोगों की शिकायतों और पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में भारी अंतर है। पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट और अब ममता बनर्जी पर अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की दिलचस्पी इन इल्जामों का जवाब देने के बजाय फिलहाल रोम से आए बुलावे को राजनीतिक रूप से कैश करवाने में ज्यादा दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ है, सैलाब है, तबाही है और 24 जिलों में पानी में फंसी जिंदगियां हैं। यूपी की ज्यादातर नदियां उफान पर है और बेकाबू पानी शहरों से लेकर कस्बों तक को अपना शिकार बना रहा है। नदियां किनारे बसे गांवों की हालत तो और खराब हो गई है, जहां पर हजारों गांव वाले फंसे हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की। उत्तर प्रदेश में देखिए हर जगह आपको लगभग एक सी तस्वीर नजर आएगी, चाहे वाराणसी हो, प्रयागराज हो, चंदौली हो, मुंगेर या फिर हाजीपुर, हर जगह पानी लबालब भरा हुआ है। काशी में गंगा गली गली में आ चुकी है। जीवन दायिनी गंगा अपनी हद को पार कर जीवन के लिए खतरा बन चुकी है। पीएम मोदी खोज खबर ले रहे हैं, सीएम योगी बोट से दौरा कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी की मियादी बाढ़ का इलाज किसी को समझ नहीं आ रहा। बार बारिश में ऐसे ही स्थिति होती है बाढ़ में? हर बार बाढ़ में होती है, पर इस बार बहुत बेकार हो गई है। इस बार तो कितने लोग तो भूखे मर रहे हैं, जिनके घर 2 वक्त तक ले अजान नहीं हो पा रहा कि आदमी खा ले। 2 साल में आती है और इस वक्त अभी 5 दिन हो गया है, कारखाने पानी दे हुए काम लेना सब सारा बंद हो गया। शहर से ये जगह पूरी तरीके से भर चुकी है, घरों में 8 से 10 फीट तक पानी है और लोग नाव का सहारा लेके यहाँ जा रहे हैं। वाराणसी की गलियों में गंगा बह रही है। शहर के निचले इलाके नाव के हवाले हैं और जनता मदद के भरोसे एक एक पल काटने को मजबूर। जिन रास्तों पर कुछ दिन पहले तक ये लोग चला करते थे, वहाँ आज इन्हें जान जोखिम में डालकर तैरना पड़ रहा है। गंगा में आई बाढ़ ने रिहायशी इलाकों को टापुओं में बदल दिया है, जहाँ घर जेल में तब्दील हो गए हैं। गंगा में आए उफान की वजह से शहर में आई बाढ़ ने राज्य सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने काशी के लोगों का दम निकाल दिया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पहुंचकर स्टीमर से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साल 2019 में यहाँ बाढ़ आई थी, जिसका दौरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ इसी तरह वाराणसी आए थे। पिछली बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री एनडीआरएफ की बोट से बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए दिखे। मुख्यमंत्री ने इसके बाद बाढ़ राहत शिविरों का भी दौरा किया। उनके इस दौरे का मकसद ये जानना था कि प्रभावित लोगों की प्रशासन सही तरीके से मदद कर रहा है या नहीं। वाराणसी में गंगा के खतरे का निशान 71.26 मीटर है। इस बार गंगा यहाँ रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गुरुवार सुबह 10 बजे तक गंगा का जलस्तर 72.32 मीटर तक पहुँच गया था। गंगा में बाढ़ के चलते वरुणा नदी भी उफान पर है। इसके अलावा असी, गोमती, नार और कैथी नदी में बाढ़ आई हुई है। वाराणसी में मंगलवार रात से बारिश हो रही है। इस वजह से शहर के निचले इलाकों में बने घर डूब गए हैं। लोगों को घरों की छत पर शरण लेनी पड़ रही है। ऐसे ही एक इलाके नक्की घाट में जब आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा पहुंचे तो लोगों ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। जी ये तो हर 2 साल में आती है और इस वक्त अभी 5 दिन हो गया है, कारखाने में पानी गए हुए काम लेना सब सारा बंद हो गया है। क्या काम करते हैं? बुनकरी का काम होता है? जी बुनकरी का। क्या क्या करते हैं आप? जी पावरलूम का काम है, पावरलूम चलाते हैं। पानी भर गया फिलहाल अभी सब बंद है, सब काम ठप पड़ा हुआ है इस वक्त। जी एकदम बंद है। वाराणसी के इस इलाके में ज्यादातर बुनकर रहते हैं, जिनके घरों में पानी भरने से कामकाज ठप हो गया है। इस तरह काशी की बाढ़ इनके लिए दोहरी चोट साबित हो रही है। देख लीजिए पूरा नुकसान हो रहा है सब। क्या काम करते हैं आप लोग? बेसिकली क्या काम करते हैं? पावरलूम बुनकर। सब काम ठप पड़ा हुआ है यहाँ पे, बंद पड़ा हुआ है। अच्छा। 4 रोज से। वाराणसी में बाढ़ को देखते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारी को फोन कर हालात की जानकारी ली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुँचे हैं। बनारस में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात नजर आते हैं, जहां पर नदी के किनारे के तटवर्ती इलाके इस वक्त पूरी तरीके से पानी में लबरेज, पानी से भरे हुए और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जल ही जल नजर आता है। हम मौजूद है नक्की घाट के इलाके में, जहां पे लोगों का रहना इस वक्त मुश्किल हो गया है। हर एक चीज के लिए उन्हें इस नाव पर
पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ता है। शहर से ये जगह पूरी तरीके से कट चुकी है। घरों में 8 से 10 फीट तक पानी है और लोग नाव का सहारा लेके यहाँ जा रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, कुछ कहने लायक नहीं है, ना खाने पीने का व्यवस्था है, कुछ नहीं। कहाँ पे कर्जा लोगे? हर बार ऐसा होता है, बार हर एकदम धंधा बिल्टा हुआ है। वाराणसी का सरैया इलाका भी बाढ़ की चपेट में है। यहाँ पर वरुणा नदी के तट पर शैलपुत्री मंदिर है, जिसके आसपास का सारा इलाका बाढ़ में डूबने से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर बनाए हैं, लेकिन आज तक की टीम को बाढ़ प्रभावित जलापूर्ति के पाइप में आशियाना बनाकर रहते हुए मिले। काफी दिक्कत है हम लोग को, एकदम समझ लीजिए कि हम लोग को काफी दिक्कत हो गया है। कितना परेशान है हम लोग को, कहीं जगह नहीं मिल रहा रहने के लिए, कितना परेशान है। कोई व्यवस्था नहीं, आदमी कमाई दमाई सब बेकार है एकदम। कहाँ से क्या करेगा, कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ पा रही है। यहाँ के कुछ आदमी करके, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके घर खाना पानी नहीं बन पा रहा है, बच्चे भूखे रह रहे हैं, एक दूसरे से मदद करके मांग करके लोग खा रहा है। आखिर जाएगा कहाँ? जिनके पास कमाई दमाई नहीं हो, कहाँ से लाकर खाएगा? वाराणसी में सिर्फ शहरी इलाकों में बाढ़ नहीं है, गाँव में भी पानी तबाही मचा रहा है। सब्जियों की खेती के लिए खास तौर से मशहूर वाराणसी के रमना गांव की स्थिति तो ऐसी है कि यहाँ आधे से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव में खेत के ज्यादा हिस्से में गंगा का पानी आ जाने से वहाँ नाव चल रही है। जिनके पास नाव नहीं है वो इस तरह से अपने बच्चों की जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। नजारा हम आपको दिखा रहे हैं इस गांव का, जहां लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो इस कदर गांव में भर चुका है कि अब यहाँ लोगों का रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त रमना बनपुरवा गांव में, जहां टिकरी में 2013 में बना एक अस्थायी बांध टूट जाने के बाद यहाँ ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों के आगे अब घर छोड़ के जाने का कोई और विकल्प नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस जगह जिस गांव में हम मौजूद है वहां स्थानीय तौर पे ही लोगों को जो मदद मिल रही है। और आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो इस नाव के सहारे बाहर के इलाकों में जा रहे हैं ताकि बाढ़ से अपने आप को बचा सके, अपने परिवार को बचा सके। साल 2013 में आई बाढ़ के बाद से यहाँ पर तटबंध बनाने की मांग हो रही है, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। गांव वालों का कहना है कि अगर तटबंध रहता तो उनके गांव इस तरह से बाढ़ में नहीं डूबते। इन्हीं परेशानियों को जानने के लिए मुख्यमंत्री काशी आए हैं, जिनका मकसद स्थानीय प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करना है। तो लगभग आधा मीटर ऊपर खतरे के बिंदु से ये गंगा बह रही है, जो पिछले 24 घंटे में ही इस लेवल पे आई है। कल तक और भी वाटर लेवल इंक्रीज होने की संभावना है, जो 20 से 25 सेंटीमीटर तक हो सकता है। उसके बाद प्रेडिक्शन है कि वाटर लेवल स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद घटना भी शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे करीब 21-22 हजार की आबादी अफेक्टेड है और उसमें करीब 40 के आसपास गांव हैं, जिसमें 20-30 परिवार माइग्रेट हुए हैं। शहर में जो वरुणा नदी है उसका बैक फ्लो होने की वजह से जो वरुणा के किनारे लो लाइंग एरियाज हैं उनमें वाटर लॉगिंग हुई है और वाटर लॉगिंग की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हालिया वर्षों में साल 2013 में वाराणसी में सबसे भयानक बाढ़ आई थी, लेकिन हर साल गंगा किनारे बसे इलाके पानी में यूं ही डूब जाते हैं। मगर इस बार मामला अलग है। वाराणसी में न सिर्फ लगातार बारिश हो रही है, बल्कि बांधों से छोड़ा गया पानी भी गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर को खतरनाक बना रहा है। रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। बुंदेलखंड की तकदीर भी अजीब है। गर्मियों में बुंदेलखंड बूंद बूंद को तरसता है और बरसात में बाढ़ तबाही मचा देती है। इस वक्त केन और यमुना नदी दोनों ही बांदा में अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सैलाब के आगे क्या इंसान, क्या मकान, क्या दुकान, सब डूब गए हैं। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जिसमें गंगा नदी में एक घर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बहते हुए घर को देखकर बरिया घाट पर मौजूद लोग हैरान रह गए। कंक्रीट से बना पक्का घर पानी में ऐसे बह रहा है मानो पानी में कोई नाव तैर रही हो। मिर्जापुर में इस मंजर को जिसने भी देखा वो अचरज में पड़ गया। मिर्जापुर जिले में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से 404 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के 24 जिले इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। इसमें हमीरपुर, बांदा, इटावा, जालौन, वाराणसी, कौशाम्बी, चंदौली, हाजीपुर, औरैया, कानपुर देहात, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, आगरा, बलिया, मिर्जापुर, गोरखपुर, सीतापुर, मऊ और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। 24 जिलों के 605 गाँव में पानी भरने से हालात मुश्किल बने हुए हैं। ये संगम नगरी में बाढ़ के कहर की तस्वीर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के साथ ही इसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। 8 तारीख से ही गंगा और यमुना दोनों नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में गंगा का पानी भरने से लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इलाके में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। लोग अपने घरों की छतों से रस्सी में बाल्टी बांधकर लटकाते हैं और उसमें पानी की बोतल, खाने के पैकेट डाल दिए जाते हैं। हालात कितने खराब हैं उसे इस तस्वीर से समझिए, जिसमें लोग इसी तरह से नाव का इंतजार करते हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में चारों तरफ पानी और गंदगी फैली हुई है। बिजली न होने से अब लोगों के पास भी पानी खत्म हो गया है। इसके साथ ही कई परिवारों के पास खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया है। पानी नहीं है रहने खाने के लिए, पानी पीने के लिए, और लाइट नहीं है। अब घर छोड़ के जाते हैं तो यहाँ चोरी हो जाती है, पता आते हैं रात में उठा ले जाते हैं सामान सब, इसलिए घर भी नहीं छोड़ा जा सकता। प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव पर बैठना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ये देखिए, पहली मंजिल पूरी तरह से डूब जाने की वजह से लोगों को घर के ऊपरी हिस्से में शरण लेनी पड़ रही है और नाव आने पर वहीं से उतरना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा कर चुके हैं। डिप्टी सीएम ने इसके बाद एक बैठक भी की और अफसरों को भविष्य में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए। जो बाढ़ की समस्या है वह गंभीर रूप में थी। आज उसका मैंने हवाई सर्वे किया, निरीक्षण भी किया है। फिर बाढ़ से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी की है। यहाँ पे जो बाढ़ राहत केंद्र है उसकी भी व्यवस्था है। जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए भी। प्रयागराज के बाद अब गाजीपुर का हाल देखिए, जहां पर गंगा नदी रौद्र रूप में है। ग्रामीण इलाकों में हजारों एकड़ खेत गंगा में समा चुके हैं। वहीं शहर के कई हिस्सों में पानी घुसने से गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। अरे बाढ़ के लिए, चरने के लिए, खाने के लिए सब कठिन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी दर्जनों गांव में घुस चुका है। बाढ़ के पानी में सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूब गई है। सड़क जलमग्न है और घरों में भी पानी का कब्जा हो गया है। आलम यह है कि लोग छतों पर आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसे शहर भी बाढ़ की चपेट में हैं, जो इलाके पानी के लिए तरसते हैं। बुंदेलखंड में यमुना और केन नदी में आई बाढ़ ने बांदा के 2 दर्जन से अधिक गांव में लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया। जिस बुंदेलखंड में कभी पानी की कमी से जिंदगी मुहाल हो गई थी, आज भी वहां पर जिंदगी मुहाल है। लेकिन इस बार सूखा नहीं, बाढ़ ने लोगों की जिंदगियों में दुश्वारियां ला दी हैं। बांदा की यमुना और केन नदी में बाढ़ आई है। दोनों ही नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। हम इस समय पर ये बांदा का शंकरपुरवा का इलाका है। ये केन नदी का पानी है। आप देखिए कि गांव के अंदर किस तरीके से अंदर पहुंच चुका है। पूरा इलाके में ये पूरा खेत भर गया है। गांव के उस तरफ आप देख रहे हैं कि दूर मेरे सामने गांव दिखाई पड़ रहा होगा। ये शंकरपुरवा का इलाका है। वहां पर ये पानी पहुंच चुका है। लोग दूसरी जगहों पर जाकर के स्थापित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जिन 24 जिलों में बाढ़ आई है, वहां रहने वाले लोगों के सामने सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये पानी तो कुछ दिनों में उतर जाएगा, लेकिन फसल डूबने से जो लोगों का नुकसान हुआ है वो आगे अपना गुजारा कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वाराणसी से अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष शर्मा, बांदा आज तक।